आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 27 जुलाई गुरुवार का दिन और आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन लेकर हाजिर हूं मैं, खुशबू कुमार। सुप्रीम कोर्ट ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का एक्सटेंशन गैर कानूनी करार दे चुकी है और 31 जुलाई को ईडी में उनका आखिरी दिन होगा। लेकिन मोदी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है मिश्रा का कार्यकाल बढ़वाने। तो सरकार ये ढिठाई क्यों कर रही है, क्यों संजय मिश्रा को वो हटाना नहीं चाहती, सबसे पहले आज इसी पर बात करेंगे। और रूस के रक्षा मंत्री बड़े लाव लश्कर के साथ एक खास मौके पर किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। चीन से आए प्रतिनिधि भी वहां होंगे। तो नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, समझेंगे। और वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलने जा रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले किन पजल्स को सॉल्व करना चाहेगी इंडियन टीम, और विंडीज ने भी कुछ खास खिलाड़ियों को टीम में बुला लिया है। तो कितना बड़ा चैलेंज दे पाएंगे वो, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुन लेते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। मणिपुर हिंसा पर मिजोरम में रैली से सीएम बीरेन्द्र सिंह नाराज, बोले अंदरूनी मामले में पड़ोसी राज्य दखल न दे। जुलाई में बारिश का टूटा रिकॉर्ड, गुजरात में सामान्य से 90% ज्यादा बारिश, दिल्ली में 45% से अधिक, मुंबई में रेड अलर्ट। अमित शाह का चुनावी रणनीति पर आधी रात तक मंथन, भोपाल में बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ हुई बैठक। मॉनसून सत्र का आज 6वां दिन, विपक्ष फिर उठाएगा मणिपुर हिंसा का मुद्दा, सदन में पीएम मोदी के बयान पे अड़ा। और ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर सुनवाई आज, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाएं। इसी महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था। कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को हटाने का आदेश दिया था। उनका एक्सटेंडेड कार्यकाल 18 नवंबर को पूरा होना था, लेकिन कोर्ट ने उनके पिछले 2 एक्सटेंशंस को गैर कानूनी करार दिया था। संजय मिश्रा 1984 बैच के IRS अफसर हैं। उन्हें नवंबर 2018 में पहली बार 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 साल के पहले कार्यकाल को सही ठहराया, लेकिन आइंदा एक्सटेंशन देने से मना किया था। इसके बाद भी उन्हें 1-1 साल के 2 एक्सटेंशंस मिले थे, जिसे पिछले दिनों एपेक्स कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इसे अवैध बताया और उनके कार्यकाल को 110 दिन कम कर दिया। हालांकि कोर्ट ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की जारी समीक्षा के मद्देनजर और पद पर नई बहाली को सुचारू बनाने के लिए मिश्रा को 31 जुलाई की मोहलत दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया है। सरकार ने अपील की है कि उनकी सेवा को 31 जुलाई के बाद भी आगे जारी रखा जाए। तो कोर्ट की डांट और आदेश के बाद भी सरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का हठ क्यों कर रही है और ये कितना जायज है, पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से। सरकार को एक बार नहीं डांटा गया है, 2 बार डांटा गया है। पहली बार ये कहा गया था कि आप इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे क्योंकि उनका टर्म नवंबर तक खत्म हो रहा है, तो हम निकालेंगे नहीं। फिर सरकार ने लॉ बदल दी और इनको एक और एक्सटेंशन दिया। वो लॉ को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर क्योंकि संजय मिश्रा पहले मैटर में भी शामिल थे और वहां बिल्कुल एक आदेश दिया गया था कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इसके कारण सरकार कुछ लॉ बदलने से भी उनको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। और सरकार की ये जो प्ली थी कि साहब ये सब दूसरा सब काम फंसा हुआ है और किसी और को रखने में भी टाइम लगेगा, ये सब नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुलाई 31 तक सब बांध लीजिएगा। अब ऐसे जजमेंट के बावजूद एक और बार वही दोहराना कि सर इतने सारे हमारे मामले फंसे हुए हैं और सिर्फ संजय मिश्रा ही से संभाल सकते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत अनुचित है। और सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कह सकती है कि हमने पहले ही बोला था कि आप नवंबर 2021 में चले जाएं, फिर और उसमें संजय मिश्रा भी पार्टी थे। उसके बाद फिर एक और एक्सटेंशन को हमने जुलाई 31 तक हमने वैध ठहराया। उसके बाद अभी वापस पूछना, ये तो न सिर्फ गुस्ताखी है, उससे भी बढ़कर कुछ है।
संजय जी, सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई के दौरान सरकार को यहाँ तक कह चुका है कि आपको दूसरा कोई काबिल अधिकारी क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि संजय मिश्रा ईडी में ऐसा क्या कर रहे हैं जो कोई और अधिकारी नहीं कर सकता? वो तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। संजय मिश्रा भी एक अफसर है, जैसे बहुत सारे अफसर हैं, और ऐसा भी कुछ खास नहीं है जो पब्लिक डोमेन में है कि उनके कोई स्पेशल स्किल सेट है। और अगर स्पेशल स्किल सेट भी हो, फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस व्यक्ति को आइंदा एक्सटेंशन नहीं दे सकते हो, तो फिर सरकार को तो मानना पड़ेगा ना। फ्रांस के एक बहुत मशहूर नेता थे चार्ल्स डे गॉल, उन्होंने कभी एक बड़ी मजे की बात कही कि द ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल मैन, यानी जिसको भी आप जितने भी इंडिस्पेंसिबल कहो, फिर भी उनका एक वक्त आ जाता है, और यहाँ अभी वक्त हो गया है। बेहतर है कि संजय मिश्रा खुद चले जाए। जी, और चूंकि आज इस मामले में सुनवाई होनी है संजय जी, तो कोर्ट किन बिंदुओं पर विचार करेगा? सरकार की दलीलों पर नए सिरे से वो गौर करेगा या फिर जो उसका पिछला फैसला था उस पर ही कायम रहेगा? किस बात की संभावना आपको ज्यादा लगती है आज? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ और मैं 30 साल यहाँ प्रैक्टिस किया हूँ ये जानने के लिए कि जब भी आप कुछ तय मानते हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी कर सकता है। तो मुझे ये पता है कि सरकार के हलफनामा के अलावा और कुछ है, कोई क्या ऐसा कारण है जो वो जजों को बताएंगे कि इस कारणवश इस व्यक्ति को एक्सटेंशन देना उचित होगा। पर मेरा उल्टा सवाल है सरकार से। सरकार ये कहती है कि ये जो एक इंटरनेशनल कमिटी आ रही है रिव्यू करने हमारे फैक्ट्स ऑब्लिगेशंस को, और इसके बारे में सब मिश्रा जी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि आप मिश्रा जी को डायरेक्टर एनफोर्समेंट के पद पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि जब भी वो फॉरेन डेलीगेशन आएगा तब इनको कंसल्टेंट लेके आप बिठा सकते हो, या उनसे जो ज्ञान प्राप्त होना है आप प्राप्त कर सकते हो, उस पर कोई रोक है नहीं। पर क्या वजह है कि सिर्फ उसी गद्दी पर बैठ के और आगे राज करना है, ये मुझे तो पता नहीं चल रहा है। संजय मिश्रा मोदी सरकार के ब्लू आइड अफसर माने जाते हैं क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस से लेकर चिदम्बरम पिता पुत्र से जुड़ा INX मीडिया केस उन्हीं के टेबल पर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के मनी लॉन्ड्रिंग केस, कर्नाटक में DK शिव कुमार का केस, या फिर दिल्ली में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का केस, इन सब हाई प्रोफाइल मामलों को वही देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हेगड़े हमसे बातचीत करने के लिए। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। 50 के दशक में हुए कोरियन वॉर के खत्म होने के 70 साल पूरे होने पर नॉर्थ कोरिया में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे। रशियन डिफेंस मिनिस्टर का ये दौरा इस मायने में भी खास है कि वो ऐसे पहले डिप्लोमेट हैं जो कोविड महामारी के बाद उत्तर कोरिया का दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2020 कोरोना महामारी के दौरान किम जोंग उन के शासन वाले नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान और दवाएं तक निर्यात करना बंद कर दिया था। रूस और चीन जैसे देश जिनके साथ उसके रिश्ते अच्छे थे, उनके साथ भी पाबंदियों को उतनी ही सख्ती से लागू किया था। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी इस बॉर्डर पॉलिसी में कोई बदलाव किया है या नहीं। बहरहाल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी समझे जाने वाले रशियन डिफेंस मिनिस्टर का ये दौरा कितना अहम है, पूछा हमने JNU में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार से। ये रूस मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया में जो इश्यू है, चाहे वो ICBM का इश्यू है या फिर जापान के साथ जो उसके कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें वो किस ढंग से रूस अब पूरी तरह से जो कोरियन प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उसको किस ढंग से वो सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया को जो पश्चिमी देश हैं वो एक रोग स्टेट्स के रूप में देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारे उसमें सैंक्शंस भी पहले से लगे हुए हैं। अमेरिका ने कोशिश भी की थी ट्रम्प के दरमियान कुछ स्थिति सुधारने की, लेकिन कोई खास सुधार वहां पे हो नहीं पाया था। तो वैसे में रूस के प्रतिनिधि का वहां पे जाना और खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डेलीगेशन है उनका जाना और वहां का जो 70th जो एनिवर्सरी है उसमें पार्टिसिपेट करना एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। चीन के भी वहां पे डेलीगेशन जा रहा है और आप फ्यूचर में यह भी देखेंगे कि जिस ढंग का वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है उसमें ये सारे ग्रुप्स, खासकर रूस और चाइना, जो चाहे कोरिया का इश्यू हो या फिर ईरान का इश्यू हो, उसमें वो पूरी तरह से अब नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि नॉर्थ कोरिया के झगड़े ज्यादातर हैं जापान से हैं और अमेरिका से है और साउथ कोरिया के साथ भी है, जहां पे कि अमेरिका का दबदबा होता है जापान में भी और साउथ कोरिया में भी। तो वैसी स्थिति में चीन और रूस का सपोर्ट करना नॉर्थ कोरिया को इम्पोर्टेंट एक तरह से एक मैसेज है पश्चिमी देशों के लिए। रूस यूक्रेन वॉर पे भी नॉर्थ कोरिया ने ओपनली रूस को सपोर्ट किया है। तो रूस के संबंध नॉर्थ कोरिया से बहुत ही अच्छे हैं और चीन के भी अच्छे हैं। तो यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि डेलीगेशन जो एनिवर्सरी मनाया जा रहा है वहां पे शामिल होने गया। राजन जी, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर कई खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद और रॉकेट वगैरह भी देता रहा है। तो आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, इसमें बिल्कुल ये सच्चाई हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस ढंग के डील्स बड़े सीक्रेट होते हैं, तो एग्जैक्ट एविडेंस क्या है हमारे पास उस ढंग के ओपन एविडेंस तो नहीं होते। लेकिन नॉर्थ कोरिया को चूंकि अमेरिका से उसका हमेशा झगड़ा रहता है, जापान से झगड़ा रहता है, तो वैसे में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल सप्लाई कर सकता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है उस ढंग से सप्लाई करने की, और जहां पे वो सप्लाई कर सकता है जैसे आईसीबीएम इत्यादि, तो वो तो रूस के पास पहले से है जिसका यूज भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाकी कुछ अगर वेपन्स हो छोटे मोटे, तो वो नॉर्थ कोरिया कर सकता है। वो सीधा रूस को भी भेज सकता है या फिर थर्ड कंट्री के माध्यम से वो रूस पे पहुंच सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्थ कोरिया चाहेगा कि सपोर्ट करें, ताकि नॉर्थ कोरिया को फ्यूचर में जो अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना हो, तो वहां पे रूस नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करे। रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के करीब हैं, चीन भी साथ है। तो क्या ईरान की तरह उत्तर कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उसको भी रूस ओपनली सपोर्ट करता है और आगे करेगा? देखिए, रशिया दोनों जगहों पे ये जो प्रोग्राम्स है उसको सपोर्ट करता है, वो ईरान में भी और नॉर्थ कोरिया में। लेकिन ईरान में जो सपोर्ट करता है वो यह बोल के करता है कि वो वहां पे जो पीसफुल उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट करता है, वहां के मिलिट्री के इसके लिए नहीं सपोर्ट करता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप इस ढंग की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करें तो उसका यूज फ्यूचर में या उस टेक्नोलॉजी का यूज डुअल यूज हो सकता है, और इसी कारण से जो विश्व के जो दूसरे देश हैं वो इसका विरोध करते हैं। और जब भी यूनाइटेड नेशंस में जब भी इस पे को सैंक्शन करने की बात हुई है या उस पे प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, तो कई बार आप देखेंगे कि जो रूस है और चीन वो पश्चिमी देशों के साथ वोट वहां पे नहीं करता है। तो इसमें बिल्कुल ये मान के चलें जिस ढंग का विश्व अभी इमर्ज कर रहा है, और अगर यह जो पश्चिमी देश हैं रूस पे दबाव बनाए रहे, तो निश्चित रूप से रूस ईरान को भी सपोर्ट करेगा और नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट करेगा। अभी तो डायरेक्ट वेपन्स उस ढंग से नॉर्थ कोरिया को नहीं दे रहा है, और फ्यूचर में कौन जानता है, अगर इस ढंग का सिचुएशन इमर्ज करता है तो नॉर्थ कोरिया को वेपन सप्लाई भी कर सकता है, क्योंकि रशिया से वेपन बहुत जगह खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि सैंक्शन खुद रशिया पे है। बहुत सारे अफ्रीका के देश या एशिया के देश नहीं खरीदेंगे, तो वैसे में इन देशों का जो डिपेंडेंस है ईरान, नॉर्थ कोरिया इत्यादि देशों का, इसका डिपेंडेंस रूस और चीन पे बढ़ेगा। जी, और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे भारत को लेकर भी है। वो ये, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ आज भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा रहा है? 1950 में आप जानते हैं कि भारत ने जब 50 से लेकर 53 तक जो वहां पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हो रहा था, और साउथ कोरिया अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड था, जिसको कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है। तो 1953 में एक कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि भारत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये जो प्रपोजल लाया गया था 1950 आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, ठीक 70 साल पहले, और उसमें भारत ने प्रपोज किया था, और भारत के बहुत सारे जो रिकमेंडेशन थे उसको यूएन ने माना था, और भारत का जो रोल है उसकी भी सराहना की गई थी। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो 70th जो एनिवर्सरी मनाया जा रहा है उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अभी नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है, साउथ कोरिया के साथ तो अच्छे संबंध है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध अभी नहीं है। तो एक ज़माने में भारत के नॉर्थ कोरिया से अच्छे संबंध थे, ये बड़ा दिलचस्प है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजन कुमार। इंडिया की सीनियर मेंस क्रिकेट टीम आजकल वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर है। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीतने के बाद आज से दोनों टीमों के बीच ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल ग्राउंड पर पहला मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाना है। दोनों ही टीमें 2-2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ इंडिया के पास मौका है इस बार टैली को बढ़ाने का, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ऐसे में रोहित शर्मा की अगुवाई में इंडियन टीम इस सीरीज को ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से देख रही है।
कुछ खिलाड़ी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए बेकरार होंगे, वहीं विराट कोहली के पास मौका होगा वनडे क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने का, जिससे वो सिर्फ 102 रन दूर हैं। तो इस सीरीज में किन अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेगी टीम इंडिया और कैरिबियन टीम कितनी चुनौती दे पाएगी, इन सब पर हमारे सहयोगी कुमार केशव ने बात की है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, क्रिकेट वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, शेड्यूल वगैरह तो पहले ही आ चुका था। अब जो है वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत के पास जो वनडे सीरीज की बात करें वर्ल्ड कप से पहले, तो एक वेस्ट इंडीज के साथ वनडे सीरीज है, फिर एशिया कप होना है और ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज प्रस्तावित है अभी तक। अभी उस लिहाज से देखें तो चूंकि आज से शुरू हो रही है वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय टीम को भी ढूंढने बाकी हैं और कोशिश करेगी इंडियन टीम की कुछ हद तक उसके जवाब इस सीरीज में ढूंढ लिए जाएं। देखिए केशव, भारतीय टीम के लिए जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वो सामने हैं और उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण सीरीज है ये। बेशक न्यूज वेस्ट इंडीज जैसी टीम सामने है, लेकिन भारत ऑब्वियसली अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। हालांकि चीजें लगभग सॉर्टेड हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिसको लेकर के भारतीय टीम जो है जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। उसमें से एक ये है कि श्रेयस अय्यर क्योंकि अवेलेबल नहीं है, अभी भी इंजरी प्रोन है, तो क्या श्रेयस अय्यर आने वाले वक्त में अवेलेबल होंगे वर्ल्ड कप के लिए, इसको लेकर के एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है कि वहां पर सूर्य कुमार यादव को एक लॉन्गर रन दिया जाए। और जैसा कि हमने जिक्र किया है कि बुमराह भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ और ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर ध्यान देने की कोशिश हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा गेंदबाजी में ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। मुकेश कुमार एक वहां पर एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनको कि हम देख सकते हैं प्लेइंग 11 में, या उमरान मलिक हैं, उनको भारत खिला सकता है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि क्योंकि केएल राहुल भी अभी टीम में नहीं है केशव, अभी भी वो इंजर्ड हैं, तो वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक जद्दोजहद इस बात को लेकर के भी है कि विकेट कीपर हमारा कौन होगा। हालांकि उम्मीद ये है कि केएल राहुल तब तक फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर चलिए फिट हो भी गए वर्ल्ड कप में केएल राहुल, तो एक बैकअप विकेट कीपर तो आपको चाहिए। और ऐसे में ईशान किशन या संजू सैमसन कौन होगा आपका बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि ऋषभ पंत विश्व कप तक फिट होने से रहे। तो ऐसे में एक विकेट कीपिंग वाला स्लॉट भी मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि भारत एड्रेस करना चाहेगा इस सीरीज में। इकबाल, वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफायर्स थे उसमें हार करके आई और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने जा रही है। अब चूंकि इंडिया के साथ उसे सीरीज खेलना है, उसके पास भी एक थोड़ा पॉइंट होगा प्रूव करने के लिए। हमने देखा टेस्ट सीरीज में कैसे, खास करके पहले टेस्ट में जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने सरेंडर किया था, और दूसरे टेस्ट में हालांकि थोड़ा बहुत फाइट बैक उनकी तरफ से दिखा। कुछ एक खिलाड़ी भी आ गए हैं जिसमें सिमरन हेटमायर का नाम है, हुसैन थॉमस आ गए हैं वेस्ट इंडीज में। तो कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज पेश कर पाएगी वेस्ट इंडीज की टीम भारत के लिए? देखिए, ये सीरीज जैसा आपने कहा कि एक पॉइंट प्रूव करने के लिए है। दरअसल पॉइंट प्रूव करने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज को बिखरे हुए तिनकों को समेटने का ये अवसर है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो इस वक्त तितर बितर नजर आ रहा है, वेस्ट इंडीज को एक तरह से रीसेट मारना होगा अपनी क्रिकेट में, और वो रीसेट की शुरुआत होती है अब इस श्रृंखला से। क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कप में नहीं होगी इस बार, और ये बड़ी मतलब एक तरह से दर्द वाली बात है। तो देखते हैं कि वेस्ट इंडीज किस तरह से अपने आप को रीसेट करता है, या किस तरीके से दोबारा अपने आप को जो है इस पटल पर दोबारा स्थापित करने की कोशिश करता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, मुझे लगता है कि जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया वो तो हैं ही। सिमरन हेटमायर का भारत के खिलाफ वैसे भी वनडे मैचेस में अच्छा प्रदर्शन है, 45 के करीब एवरेज है और 100 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा कायल मेयर्स भी आ गए हैं, टीम के कप्तान शे होप भी आ गए हैं, तो जरूर थोड़ी मजबूत ये टीम नजर आ रही है। और जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने एक जुझारूपन दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक दिया इंडिया को, बेशक वो मैच बारिश के कारण ड्रॉ हुआ, बट एटलीस्ट वेस्ट इंडीज में वो फाइटिंग स्पिरिट दिखा। उम्मीद करते हैं कि वनडे श्रृंखला में वो फाइटिंग स्पिरिट वेस्ट इंडीज की तरफ से दिखे। एक प्रेडिक्शन मैं चाहूंगा, 3 मैचों की सीरीज होनी है, तो क्या 3-0 से आप जीत रहे हैं, 2-1 से जीत रहे हैं, या कुछ और उलटफेर की भी गुंजाइश है? देखिए, क्योंकि पहला मुकाबला जो है बारबाडोस में है, और बारबाडोस में लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो पिछली सीरीज जिसमें 3 में से कम 2 मैचेस में लो स्कोरिंग गेम्स हुए, तो मैं मतलब आउटराइट फेवरेट इंडिया को तो मानता हूं कि हाँ फेवरेट तो भारत है,
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो थोड़ा सा मतलब आपको चौंका सकती है। तो आई थिंक एक मैच में वेस्ट इंडीज को दूंगा, 2-1 से भारत, मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है। तो केशव और इकबाल क्रिकेट का एक खास पॉडकास्ट बल्ला बोल भी हर शुक्रवार को लेकर आते हैं। कल इंडिया वेस्ट इंडीज पहली ओडीआई का पोस्ट मैच एनालिसिस भी इसमें जरूर सुनिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देश दुनिया के अखबारों में छपी खबरों से रूबरू होने का वक्त हो गया है। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द एशियन एज अखबार की पहली खबर है कि लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के द्वारा सदन में लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन मंजूर कर लिया है। और अब इस पर कहा जा रहा है, ऐसी कयासबाजियां हैं कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो सकती है। और आज हालांकि विपक्ष एक बैठक करने वाली है, उसको लेकर भी हिंदुस्तान टाइम्स है, उसमें ये बात कही गई है। और 6 लोकसभा की जो बिल है वो इसी हो हल्ला में पास हो चुके हैं और इस पर चर्चा तक नहीं हुई है। हिंदुस्तान हिंदी में भी शक्ति परीक्षण को लेकर ही पहली हेडलाइन है कि दिन और वक्त अब ये तय होगा और 198 नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। और हाँ, कल हम लोगों ने आज तक रेडियो ने इस पर बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनर बनाया है कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। बहरहाल अब हम नरेंद्र मोदी के बयान पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पे, उनका एक बयान है कि हम भारत को शीर्ष 3 देशों में लाएंगे। ये बयान है उनका जब वो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे और उसके दौरान उन्होंने जब संबोधन दिया तब। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसकी तस्वीरें भी लगा रखी है जब प्रधानमंत्री के आसपास ढोल नगारे बज रहे हैं और प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों की ओर बढ़ रहे हैं। और ASI सर्वे जो है ज्ञानवापी का, उसे आज दोपहर 3 बजे तक होल्ड के लिए रखा गया है और हियरिंग जो है उस पर आज होनी है। तो अगर जिस तरह का फैसला आएगा उसी तरह आपको आगे आने वाले टाइम में ASI का जो परीक्षण है वो देखने को मिलेगा। मणिपुर में सूरज शांति बहाली की कोशिशों के बीच कल एक फिर खबर आई कि मणिपुर के मोरहे में करीब 30 लोगों की भीड़ ने कई घरों को जला दिया। और ये खबर जो है द एशियन एज अखबार ने अपने पहले पन्ने पर ली है। और इस हिंसा की आग जो है सूरज अब मिजोरम तक भी फैल चुकी है और वहाँ पर कुकी समुदाय के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। 25 जुलाई को भी एक रैली निकाली गई राजधानी आइजोल में। वहाँ मिजोरम के CM जोरमथांगा ने भी हिस्सा लिया है। खबर द भास्कर पर मैं पढ़ रही थी। और लेकिन इस बात से मणिपुर के CM बीरेन्द्र सिंह जो है वो नाराज़ दिखे और 26 जुलाई को जो करगिल दिवस का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने कहा कि वो मिजोरम के मुख्यमंत्री से दूसरे राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की अपील करता हूँ। जी खुशबू, और कल कारगिल दिवस था और कारगिल दिवस को लेके द डेली गार्जियन जो है उसने अपनी लीड स्टोरी लगाई है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल दिवस को याद किया। उसके 24वें एनिवर्सरी पर जितने भी जवान शहीद हुए, जिन जवानों ने कारगिल युद्ध लड़ा, उनको कैसे उन्होंने श्रद्धांजलि दी, इसको लेके पहली स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, कल जो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, उनका भी बयान आया कि इंडिया जो है LOC बॉर्डर क्रॉस कर सकता है अगर सिचुएशन इस तरह के बनते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह के बयान, बॉर्डर क्रॉस करने के बयान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में घुस जाने का बयान, इस तरह के बयान राजनाथ सिंह देते रहे हैं। और कल खुशबू भोपाल में बीजेपी की सीनियर लीडर्स के साथ गृह मंत्री अमित शाह की काफी देर तक मंथन हुआ है, आधी रात तक बातचीत हुई है। और ये दैनिक भास्कर डिजिटल पे ये खबर आपको दिखाई देती है जहां वो चुनावी रोड मैप को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ संदेश दिए हैं। और बारिश, उसकी चेतावनी हिमाचल प्रदेश में दी गई है और हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट की बात की गई है। लैंडस्लाइड होने की संभावना बताई जा रही है। शिलाई और शिमला रोड ब्लॉक हो गया है। और ED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर भी आज सुनवाई होनी है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ED डायरेक्टर अभी मौजूदा हैं संजय मिश्रा, 18 नवंबर तक उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन आप जुलाई के एंड तक उसको खत्म कीजिए और फिर दूसरा ED लेकर आइए। लेकिन केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि नहीं, मुझे तो यही ED चाहिए तो चाहिए। अब इसी पर आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। हिंदुस्तान टाइम्स पर जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर देख रही हूँ। हो सकता है कि अक्टूबर और नवंबर में इस साल जम्मू कश्मीर के पंचायत इलेक्शंस हों। तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर हैं BR शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है। और शर्मा ने ही पिछले हफ्ते ये कहा था कि पंचायत का जो टर्म है वो जनवरी 9, 2024 को खत्म होगा। जो खुशबू, और BBC की सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि अफ्रीकी देश है एक नाइजर, यहाँ पे सेना का तख्ता पलट हो गया है। राष्ट्रपति को अरेस्ट किया गया है, सरकारी दफ्तर सस्पेंड कर दिए हैं, बॉर्डर तक सील कर दिए गए हैं और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाइजर के राष्ट्रपति को हर संभव मदद देने की बात कही है और यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति से बात की है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र का पूरा समर्थन देने की पेशकश भी की है। तो एक देश और है जहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया है, मिलिट्री रूल आ गया है और नेतन्याहू के खिलाफ जो खुशबू प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे इजराइल में सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत घटाने का निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से, उसका विरोध हो रहा है। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, क्रेडिट एजेंसी ने देश की रेटिंग तक घटा दी है। तो एक बिल ने मामला बहुत बिगाड़ दिया है खुशबू। और आज 27 जुलाई की तारीख को इतिहास में कैसे याद किया जाता है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो आज के दिन 1949 को ब्रिटेन के डी हैविलैंड कोमेट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये दुनिया का पहला जेट विमान था। 1996 में आज के दिन ओलंपिक खेलों में बम धमाका हुआ था, जिसमें 111 लोग घायल हुए, एक महिला की मौत हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आज के दिन 1897 में अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 1992 में फिल्म शोले में गब्बर का यादगार किरदार निभाने वाले अमजद खान का निधन हुआ। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिजाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में भी होगी। नमस्कार।